नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर अयोध्या से, जहां बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को मंजूरी मिल गई है। ब्राह्मण सम्मेलन में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल। कल से शुरू हो रहा है बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। तो ब्राह्मण सम्मेलन में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ही इस चीज की इजाजत दी गई है और पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा। तो बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को मंजूरी मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है बीएसपी के लिए। और ऐसे में ब्राह्मण सम्मेलन में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। कल से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो रहा है। 29 जुलाई तक ये ब्राह्मण सम्मेलन चलता रहेगा। तो बीएसपी के लिए खुशखबरी है, ब्राह्मण सम्मेलन को मंजूरी मिल गई है। ब्राह्मण सम्मेलन में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कल से शुरू हो रहा है बीएसपी का ये ब्राह्मण सम्मेलन, जो 29 जुलाई तक चलता रहेगा। तो बीएसपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक जो बीएसपी ने खेला है, उस मास्टर स्ट्रोक में कामयाबी हासिल की है बीएसपी ने। और ऐसे में 50 लोग ही इस सम्मेलन में क्योंकि शामिल हो सकेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसे कोविड के जो प्रोटोकॉल्स उनको ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि ब्राह्मण सम्मेलन जो कि एक मास्टर कार्ड है बीएसपी के लिए, और इसके लिए पुरजोर कोशिश की गई है। मायावती ने इस चीज का ऐलान किया था कि ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, और ऐसे में इसे मंजूरी अब मिल गई है। तो और भी ज्यादा इसको शानदार तरीके से करने की पूरी जो प्लानिंग है वो की जा रही है। तो बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को विचार संगोष्ठी जो है सम्मेलन का नाम है। 29 जुलाई तक ब्राह्मण सम्मेलन चलेगा और इस सम्मेलन का नाम विचार संगोष्ठी है। विचार संगोष्ठी को मंजूरी मिल गई है। विचार संगोष्ठी में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो कल से शुरू हो रहा है बीएसपी की ये विचार संगोष्ठी, और विचार संगोष्ठी में बहुत ज्यादा कोशिश रहेगी चुनाव के पहले ज्यादा से ज्यादा अपनी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचा सके पार्टी, और साथ ही और जो प्लानिंग प्लॉटिंग है चुनाव के लिहाज से वो किया जाएगा। तो कल से क्योंकि इस विचार संगोष्ठी की शुरुआत होगी, जो कि 29 जुलाई तक चलने वाली है। बीएसपी के विचार संगोष्ठी को अब मंजूरी मिल गई है। विचार संगोष्ठी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, बीएसपी का ये मास्टर स्ट्रोक, जिसमें एक खुशखबरी उन्हीं के लिए है कि मंजूरी मिल गई है विचार संगोष्ठी के लिए, जिसमें सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। पूरे कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान देना होगा। रोक लगाई थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या संगठन किसी भी तरीके का जातीय सम्मेलन नहीं करेगा। 2013 की जुलाई में ही रोक लगाई गई थी, और कहीं ना कहीं से प्रशासन जो है बसपा के इस बड़े कार्यक्रम पर एक लगाम भी लगा सकता था, रोक भी लगा सकता था। कहीं ना कहीं सरकार पर भी जो है बसपा बड़ी जो है हमलावर हो सकती थी इन तमाम मुद्दों को लेकर के। लेकिन जिस तरह से कल 23 जुलाई यानी एक बड़ा सम्मेलन करने के प्रोग्राम में थी बसपा, उसको थोड़ा सा आंशिक रूप से परिवर्तित करते हुए, क्योंकि कोरोना की एडवाइजरी का भी पालन करना है। 50 लोगों की जो है प्रशासन ने अनुमति दी है, और विचार संगोष्ठी नाम दिया गया है, यानी विचार संगोष्ठी के रूप में जो है पूरा बसपा कार्यक्रम करेगी। अयोध्या में यह 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगा, और राष्ट्रीय महासचिव जो बहुजन समाज पार्टी के हैं सतीश चंद्र, उनकी अगुवाई में यह पूरा कार्यक्रम करेगा। बीच राघवेंद्र, आपको क्या लगता है कि इस विचार संगोष्ठी से क्या संदेश देना चाहेगी बीएसपी? इसके पीछे का आखिर उद्देश्य क्या है? 2007 में जब बसपा उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी थी और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो उससे पहले भी सतीश चंद्र मिश्रा ने नारा दिया था, और उन्होंने जो है सवर्ण को साथ दिया था, खासकर ब्राह्मण जो है वोटों का अच्छा। चलिए ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक देश से कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दरअसल एटा के अलीगंज कस्बा में दिनेश गुप्ता चेयरमैन के आवास पर निजी दौरे पर आए नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए बड़ा बयान दे दिया है और भीष्म प्रतिज्ञा लेने का दावा किया है। कहा है कि जब तक देश से कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने कह डाली है। यहाँ से दवाई उस समय विदेशों को भी भेजी, यानी आप समझिए जब ब्राजील के राष्ट्रपति कहते हैं आपने हमें ऐसे समय में दवाई भेजी, जैसे भगवान राम के लिए और जो उनके भाई लक्ष्मण जी के लिए बजरंगबली यानी संजीवनी लेकर अपने बजरंगबली पहुँचे, ऐसे ही कई लोगों ने, अमेरिका ने भी कहा आप मोदी बहुत महानतम व्यक्ति हो, आपने हमारे यहाँ इस तरह की राहत पहुँचाई। कहने का भाव मेरा ये, कई देशों ने माननीय मोदी जी की इस बात पर तारीफ की, उन्होंने दवाई भेजी। आज ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी तो विदेश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर वहाँ से जो भी व्यवस्था अहम सवाल ये नहीं है, अहम सवाल ये नहीं है। आप सुनो माननीय मंत्री जी, अहम सवाल ये नहीं है, अहम सवाल ये है कि ऑक्सीजन कमी से कोई मरा या नहीं मरा। अरे वहाँ पर कितनी, यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री जी ने भी, आप समझाओ, ऑक्सीजन की कमी हुई और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी रूप से उन्होंने यहाँ पूर्ति की। अब चूंकि ये वैश्विक महामारी, जो इस तरह की घटना, अगर आप देखो अमेरिका में काफ़ी लोग मारे गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना में संकट में रहते हुए और उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की। आप बताइए 40,000 संक्रमित लोग रहे, 40,000 में आज 40 रह गए, यानी कहने का भाव मेरा ये समर्पित यानी समापन की हो रहा है। और आज उन्होंने कोई सा जिला और कोई सा वो नहीं छोड़ा जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट न लगवाएं और जो बंद पड़ी इकाइयाँ वो चालू न करवाई। यहाँ से दवाई उस समय विदेशों को भी भेजी, यानी आप समझिए जब ब्राजील के राष्ट्रपति कहते हैं। तो वहीं कौशाम्बी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और सैयद सरावा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। रेलवे ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया है। केशव प्रसाद का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता मौजूद रहे। इस बीच जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी भी मौजूद रहे। तो सैयद सरावा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कौशाम्बी की। रेलवे ओवर ब्रिज का उन्होंने शिलान्यास भी किया है। कौशाम्बी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और वो यहां पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना भी की। सैयद सरावा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। रेलवे ओवर ब्रिज का उन्होंने शिलान्यास किया और शिलान्यास पूजन में वो शामिल भी हुए। तो कौशाम्बी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। सैयद सरावा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत कर चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच किसान जंतर मंतर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान अपना मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष को सदन में हमारी आवाज बनना चाहिए। जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किसान संसद की शुरुआत की गई है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मानसून सत्र जारी रहेगा वो हर रोज यहाँ पर ऐसी किसान संसद लगाएंगे। आज सुबह सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये किसान यहां पर प्रदर्शन कर सकेंगे। किसान संसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मोल्लाह ने कहा कि यह आंदोलन 13 अगस्त तक लगातार चलेगा। रोजाना 200 किसान सिंघू बॉर्डर से आएंगे और किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आज 3 कानूनों के पहले कानून एपीएमसी पर चर्चा हुई है। इसके बाद हम कानून को संसद में खारिज करेंगे और संसद से अपील करेंगे कि किसान संसद की बात मानकर सरकार कानून खारिज करे। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं
उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। तो वहीं राज्यसभा में आईटी मंत्री के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने मंत्री से पेपर छीने हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस पर जवाब दे रहे थे। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने मंत्री के पेपर भी फाड़ दिए। तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस पर जवाब दे रहे थे, उनके साथ बदसलूकी की गई है। राज्यसभा में शांतनु सेन ने मंत्री के पेपर फाड़ दिए। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, जिस तरीके से लगातार विपक्षी पहले तो सरकार पर हमलावर थे पेगासस मामले को लेकर, लेकिन जब इस पर आईटी मंत्री जवाब दे रहे थे तो बदसलूकी की गई। आखिर ये किस तरह का व्यवहार है, वो भी राज्यसभा जैसी जगह पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद की अपनी एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी सांसद ने उस गरिमा को तार-तार किया है। संचार मंत्री आपके सवालों का जवाब दे रहे थे, पेगासस जासूसी कांड पर जवाब दे रहे थे। एक तरफ तो विपक्ष कहता है कि आप जवाब दीजिए, और दूसरी तरफ जब जवाब दिया जा रहा है तो इस तरह की बदसलूकी हो रही है, कहीं से भी संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आप सोचिए किस तरह से शांतनु सेन ने वो स्टेटमेंट का पेपर पकड़ा और उसके बाद उसे फाड़ करके सदन की तरफ, सभापति की तरफ उछाल दिया। ये अपने आप में सीधे तौर पर बदसलूकी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके बाद केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के भी कुछ लोगों ने इस पर जो है नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में बेहद ही जो है शर्मनाक है कि संसद में किस तरीके से आप संचार मंत्री जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो पत्र जो है जो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, वो जो आप सवाल पूछ रहे थे पेगासस के जासूसी कांड को लेकर के कि जासूसी हुई या नहीं, उसी का जवाब दे रहे थे यहाँ पर जो है अश्विनी वैष्णव। लेकिन जिस तरह से जो है वहां पर हरकतें की गई वो अपने आप में जो है शर्मसार करने वाली थी। और इसको लेकर के हरदीप सिंह पुरी ने भी ऐतराज जताया, बीजेपी के सांसद भी बेल की तरफ आगे बढ़ने लगे। स्थिति असहज हो सकती थी, लेकिन उससे पहले किसी तरह स्थिति को संभाला गया। ब्रजेश जी, पेगासस एक ऐसा मामला चौतरफा सरकार इस पर घिर रही थी और बार बार जब तमाम आरोपों को खारिज कर रही थी सरकार, तो फिर एक नए आरोप उन पर लग रहे थे। ऐसे में जो ये हरकत टीएमसी सांसद के सामने आई है, इससे हम ये कह सकते हैं कि वो ये चाह ही नहीं रहे थे कि सरकार अपनी छवि को स्पष्ट करे। अगर विपक्ष चाहे। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश श्रीवास्तव जी इस तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे जौनपुर की, जहां जमीन विवाद में लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना सराय ख्वाजा के शिकारपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर कैसे दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और खूब लाठी डंडे चले हैं दोनों के ही बीच में। हालांकि 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो यूपी में कई जगहों पर बेखौफ बदमाशों ने अपना कहर ढाया है। सुल्तानपुर में पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के बेटे पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। गाजियाबाद में एक युवक की जमकर पिटाई की गई, तो वहीं चंदौली में एक चोर को लोगों ने पकड़कर सरेराह ढूंढ डाला। देखिए रिपोर्ट। बेखौफ अपराधी, बदमाशों का कहर, दबंगों की दबंगई, जमकर चले लाठी डंडे, कहीं चोर के पिटाई, कहीं पूर्व एमएलए के बेटे पर जानलेवा हमला, मारपीट से मचा हाहाकार। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर सुल्तानपुर की है, दूसरी तस्वीर चंदौली से है, तीसरी तस्वीर गाजियाबाद से है। इन तीनों तस्वीरों में जमकर मारपीट की खबर सामने आई है। हम आपको इन तीनों तस्वीरों के बारे में एक एक कर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुल्तानपुर जिले की। सुल्तानपुर के कादीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के बेटे पर बदमाशों ने कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है ये जानलेवा हमला तब किया गया
जब पूर्व विधायक का बेटा चाय पीकर घर लौट रहा था। सुबह सुबह हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पीड़ित को सीएससी कादीपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कौन थे, जानते हैं उनको? ओमकार मिश्रा जी, ओमकार मिश्रा ओमकार मिश्रा। अच्छा, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी है कादीपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष। मामला कुछ नहीं हमारा उनका है। वो अखबार लेने गया था चौराहे पर और ओंकार में से गाड़ी में बैठे थे, उनके 4-6 गुंडे निकल करके सब लाठी से मारना शुरू कर दिए गाड़ी से, और जो लोग साथ थे उनको भी खड़े लिए। ये तो पब्लिक दौड़ी ही, बचाई नहीं तो और जान मार डाला। अंगद चौधरी सन ऑफ रामचंद्र चौधरी पटेल चौक पर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी ओंकारनाथ मिश्रा जो कादीपुर के ही रहने वाले हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे। पुरानी रंजिश को लेकर के अंगद चौधरी को बुरी तरीके मारा पीटा। अंगद चौधरी थाने पर आए, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करा। थाना को कादीपुर पुलिस ने उचित धारा मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई कर रही है। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर यानी चंदौली की बात करते हैं। देखिए कैसे एक चोर की सरेआम पिटाई की जा रही है। देखिए एक शख्स को कैसे भीड़ पीट रही है। आरोप ये भी है कि चोर का जुलूस निकाला गया। पिट रहे इस शख्स पर साइकिल चोरी करने का आरोप लगा है। देखिए कैसे लोग कानून को अपने हाथों में लेकर इस चोर की जमकर पिटाई कर रहे हैं। अगर इसने चोरी की थी तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, न कि इन युवकों को जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपको तीसरी तस्वीर यानी गाजियाबाद की दिखाते हैं। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम बिहार कॉलोनी में युवक के साथ मारपीट की गई। पीड़ित युवक का नाम राहुल बताया जा रहा है। देखिए युवक की कैसे पिटाई की गई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या लोगों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है? खैर अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुल्तानपुर से संतोष पांडे, गाजियाबाद से अभिषेक पंडित और चंदौली से राम जायसवाल की रिपोर्ट। बेखौफ अपराध। वाराणसी में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। एक देवर ने अपने भाभी की महज इसलिए हत्या कर दी कि वो उसे नापुंसक कहा करती थी। देवर इतना नाराज था कि उसने अस्पताल में घुसकर अपनी भाभी को मार डाला। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। भाभी कहती थी नपुंसक, देवर को आया गुस्सा, भाभी के सिर पर मारा हथौड़ा, महिला डॉक्टर की मौत। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। एक सनकी देवर ने अपने ही भाभी को बस इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उस पर छींटाकशी करती थी। जी हाँ, ये कहानी है वाराणसी की। बताया जा रहा है वाराणसी में देवर ने महिला डॉक्टर को, जो रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी, सिर पर हथौड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सुनिए इस पूरे मामले पर अपराधी का क्या कुछ कहना है, वो अपना जुर्म कैसे कबूल कर रहा है। अनिल कुमार दत्ता, पिताजी का नाम डॉक्टर रजनीकांत दत्ता। मैं विश्वनाथ गली में, शकरगंज गली में रहता हूँ और अपने माता पिताजी मेरे बीमार हैं, उनसे मैं मिलने संत रघुवर नगर कॉलोनी रोज आता हूँ। आज क्या हुआ? सर आज जब मैं सेंटर जा रहा था तो मेरी भाभी जी ने आए पहले की तरह मुझे आज भी कहा कि नपुंसक जा रहा है, और जोर जोर के हंसते रही, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया। हथौड़ी पड़ी थी, मैंने उनको हथौड़ी मार दी, और कैंची पड़ी थी और कैंची मैंने उनको मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। हत्या करने वाले
देवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला सिगरा थाना क्षेत्र के चंद्रिका नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। देखिए, वाराणसी कमिश्नरेट का ये सिगरा थाना क्षेत्र है। डायल 112 पर यह सूचना मिली थी कि एक महिला हैं सपना दत्ता, उनके ऊपर किसी ने प्रहार किया है जो कि गंभीर अवस्था में है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, हमारी टीम आई है। तो ये प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि इनका आपसी पारिवारिक विवाद है। तो इस केस में इनके जो देवर हैं अनिल दत्ता, उनको कस्टडी में लिया गया है। वो प्राइमा फेसी अपना जुर्म का इकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने इनके सिर पर हथौड़े से वार किया है और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो महिला हैं उनकी मृत्यु हो गई है। जिस तरह से आरोपी अपना जुर्म कबूल कर रहा है, इस वारदात के बाद सवाल कई खड़े होते हैं। आखिर आरोपी जो आरोप लगा रहा है कि उसकी भाभी उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अपने भाभी को समझा भी सकता था, लेकिन गुस्से में आकर उसने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। वाराणसी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुजीत की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।